नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 एंड 17 सितंबर 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करनी है। आज का हमारा पहला आर्टिकल होने वाला है हिंदी दिवस से रिलेटेड। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिथियम के बारे में। देन वी विल डिस्कस अबाउट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में। देन वी विल डिस्कस अबाउट सौन्य कैंपेन जो कि नीति आयोग के द्वारा इनिशिएट किया गया है। देन वी विल डिस्कस अबाउट वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट ब्लैक टाइगर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल। फिर हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली इंटरनेशनल लेवल पर एक इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है जिसका नाम है AUKUS। ठीक है, तो ये कौन सी कंट्रीज की ग्रुपिंग है, क्या मकसद है इसका, सारी चीजें इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ विच इज रिलेटेड विद हिंदी दिवस। क्या कंटेस्ट है, देखिए हर साल इंडिया में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, इसके पीछे का मकसद क्या है, क्यों हम हिंदी दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, तो देखिए मेन मोटिव जो है इसके पीछे वो छुपा हुआ है हमारे इंडिपेंडेंस में। जैसे ही हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट होती है 1947 में, इसके साथ ही शुरुआत हो जाती है कि कौन सी लैंग्वेज को यूज किया जाएगा ऐसा ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स टाइम पीरियड में क्या होता था, इंग्लिश वॉज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन जो उस टाइम पर हमारे लीडरशिप हुआ करती थी, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, वो इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज चूज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये क्या दिखाती थी, ये ब्रिटिशर्स की लेगेसी को शो करती थी इंग्लिश। ओके, तो ज्यादातर जो लीडरशिप थी उस टाइम पर वो चाहती थी कि हिंदी को प्रमोट किया जाए एज अ नेशनल लैंग्वेज और एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, तो हिंदी के प्रमोशन के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं इंडिया जो है ऑल ओवर द इंडिया हिंदी हिंदी को स्पोक नहीं किया जाता है। ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेजेस को इंडिया में बोला जाता है, तो हिंदी को प्रमोट करने के लिए हिंदी दिवस को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, तो 14 सितंबर ये जो डेट है इसी को मार्क किया जाता है एज अ हिंदी दिवस। कौन सी हिंदी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज हमने चूज किया, तो जो देवनागरी में लिखी गई है हिंदी, उस स्क्रिप्ट को हमने चूज किया है। ठीक है, तो उस टाइम पर काफी ऐसे लीडर्स हुआ करते थे जिन्होंने हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बनवाने में अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। उनका नाम था काका कालकर, मैथिली शरण गुप्ता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास जी काफी प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे जिन्हें हिंदी को काफी ज्यादा प्रमोट किया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम पहला हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया गया था 1953 में। अगेन इट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, उस टाइम पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था अगेंस्ट हिंदी। अगर हम बात कर रहे हैं 1949 की, जब हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, तो क्या हुआ, हिंदी के अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि जो मेजर जो प्रोटेस्ट हुआ था उस टाइम पर वो साउथ इंडिया से हुआ था, क्योंकि वहां पर हिंदी नहीं बोली जाती थी। तो क्या किया गया, लेटर ऑन इंग्लिश को भी ऐड कर दिया गया एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, कि इंग्लिश को हम एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू रखेंगे। ओके, और आज भी ये जो प्रोविजन है ये कंटिन्यू है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इसके साथ साथ जो स्टेट्स हैं उनको भी अलाउ किया गया कि आप हिंदी प्लस इंग्लिश और अपनी स्टेट की जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं, चाहे वो तेलुगु हो, तमिल हो, ठीक है, मराठी हो, बंगाली हो, उसको आप एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी चूज कर सकते हैं स्टेट के काम के लिए। ठीक है, हिंदी को ऐड किया गया है 8th शेड्यूल में। ठीक है, हिंदी जो है क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस आर क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज के अंडर रखी गई है। ठीक है, तो एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी जो है वो एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इट इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, इवन इट इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो कि क्लासिकल लैंग्वेज के अंडर आती हैं। हिंदी को इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रमोट करने के काम चलते रहते हैं, तो इसी को देखते हुए वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 10th जनवरी को। ठीक है, पहली वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है वो नागपुर में बनाई गई थी, कब, 10th जनवरी 1975 को। ओके,
फिर उसी के बाद से हर साल जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस दी वर्ल्ड, ठीक है ना, वर्ल्ड में कहीं पर भी सेलिब्रेट किया जा सकता है। वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग जो है इसको इनॉग्रेट किया गया था मॉरिशस 2018 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज रिलेटेड विथ लिथियम। देखिए लिथियम जो है ना रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में है। लिथियम क्या है, तो ये एक एलिमेंट है। ओके, बचपन में आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, तो उसी में जो है लिथियम है, एक पीरियोडिक एलिमेंट है, ठीक है। लिथियम जो है न्यूज में क्यों रहता है, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करने की बात की जा रही है। जब से टेस्ला आया है, एलोन मस्क इतने ज्यादा न्यूज में आना स्टार्ट हुए हैं, तब से लिथियम की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो उसकी बैटरी बनती है वो लिथियम एलिमेंट को यूज करती है। ओके, तो अब जितनी भी कंट्रीज हैं अक्रॉस दी वर्ल्ड वो क्या चाहती हैं, ज्यादा से ज्यादा लिथियम का प्रोडक्शन करना चाहती हैं। तो रिसेंटली क्या कंटेस्ट है, अर्जेंटीना जो है वो क्या कर रहा है, बड़ी बड़ी माइंस को बिल्ड कर रहा है ताकि लिथियम मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सके और इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, ठीक है। अगर आप देखेंगे इस मैप में तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा ये जो ब्लूइश माइंस आपको दिखाई दे रही हैं ये लिथियम माइंस है, ठीक है। चिली में आपको देखने को मिलेंगी, अर्जेंटीना में आपको इस रीजन में देखने को मिलेंगी, और बोलीविया में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये तीनों कंट्रीज जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, लिथियम का जो एक्सट्रैक्शन है वो काफी यहाँ पर सोर्स मिले हैं लिथियम के कि अच्छे अमाउंट में यहाँ पर लिथियम मिलेगा आपको। ओके, लिथियम जो है वो व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्लैक गोल्ड, व्हाइट गोल्ड, ठीक है, क्या होता है, लिथियम जो है वो व्हाइट गोल्ड कहलाता है। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं लिथियम के बारे में, लिथियम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखिए ये एक केमिकल एलिमेंट है, इसका सिंबल क्या है, Li है। सॉफ्ट होता है, सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है, इसलिए इसको व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं हम, ठीक है। लाइटेस्ट मेटल ऑन दी लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट एंड दी लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट, ठीक है। लाइटेस्ट मेटल होता है और लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट भी होता है। इसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होता है, बहुत जल्दी इसमें आग लग जाती है, ठीक है। इट इज एन अल्कली मेटल, ठीक है, एंड रेयर मेटल। कहां पर यूज किया जाता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया मेजर जो यूज है इसका वो इलेक्ट्रिक बैटरीज के लिए होता है, ठीक है। और भी जगह एयरक्राफ्ट के लिए, दूसरी जगह पर भी इसका यूज किया जाता है, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है, विच इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। मेजर यूज कहां पर होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल और जो आपकी लैपटॉप बैटरीज होती है ना वो भी लिथियम से बनती है। अगर हम बात करें वर्ल्ड में लार्जेस्ट रिजर्व की, तो सबसे बड़ा रिजर्व चिली में है, सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, थर्ड नंबर पर अर्जेंटीना है, ठीक है। बिगेस्ट रिजर्व कहां पर है लिथियम का, तो चिली में। इंडिया में क्या स्टेटस है लिथियम का, तो देखिए इंडिया में इकलौती नोन डिपॉजिट लिथियम के अगर कहीं मिले हैं तो वो हमें कर्नाटका में मांड्या डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं, ठीक है, कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट। और बाकी और किसी जगह पर लिथियम के रिजर्व्स हमें नहीं देखने को मिले हैं, ठीक है। कुछ पोटेंशियल साइट जरूर हैं जहां पर लगता है कि मिल सकते हैं, वो है राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश, ठीक है, बट स्टिल अभी भी नोन रिजर्व यहां पर नहीं है कोई। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है इंडेक्स ऑफ इंडियल प्रोडक्शन से। अब इंडेक्स ऑफ इंडियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता क्या है ये जान लेते हैं, फिर कंटेस्ट जानेंगे। देखिए इंडेक्स यानी कि क्या, ये बताता है कि किसी कंट्री में वहां के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का क्या स्टेटस है, यानी कि हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है वो कितना प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है, उनका जो आउटपुट है वो ग्रो हो रहा है या नहीं, ये बताता है हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसे शॉर्ट में आईआईपी भी बोलते हैं। तो रिसेंटली जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है, ठीक है, ये जो एस्टिमेट बनाया गया किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, कि आईआईपी किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा, एनएसओ बोला जाता है शॉर्ट में, इसके द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है। और इसने प्रिपेयर कर कर बताया है कि इंडिया का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो ग्रो हुआ है जुलाई 2021 में बाय 11.5%, ठीक है। लास्ट ईयर बहुत ज्यादा कंट्रैक्शन हमें देखने को मिला था ड्यू टू लॉकडाउन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत कम हो गया था, लेकिन अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो अच्छे स्पीड में बढ़ा है, ठीक है। किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, आईआईपी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एनएसओ के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। एनएसओ जो ऑफिस है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है हमारी। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं इस मिनिस्ट्री के करंट मिनिस्टर कौन है, ठीक है ना, किसके अंडर वर्क कर रही है ये मिनिस्ट्री अभी। ओके, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज का जो प्रोडक्शन होता है वो आईआईपी के अंडर कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए माइनिंग इंडस्ट्री ने कैसा परफॉर्म किया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी जो है,
वो इंडस्ट्रीज, ये सारे ब्रॉड सेक्टर्स होते हैं, इनको कैलकुलेट किया जाता है। और भी होते हैं जो बेसिक गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, वो यूज्ड बेस सेक्टर्स होते हैं ना, उनकी यूज के अकॉर्डिंग। बेस ईयर कौन सा दिया जाता है, तो 2011 एंड 12 इज यूज्ड एज अ बेस ईयर फॉर आईआईपी कैलकुलेशन। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो देखिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, हेल्प करता है ये पॉलिसी मेकिंग में, बस इतना ही इसका यूज है, ठीक है ना, कि क्या पॉलिसीज ली जा सकती हैं ताकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ज्यादा आगे बढ़े। आईबीआई के भी, आरबीआई के लिए भी यूजफुल होता है, गवर्नमेंट के लिए भी यूजफुल होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगला है कि 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती हैं और इनका प्रोडक्शन कितना ज्यादा है, उनका वेटेज कितना ज्यादा है आईआईपी में, यानी कि कौन सी इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं आईआईपी की, तो टोटल जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, कौन कौन सी 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, तो रिफाइनरी प्रोडक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो ये हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं वो टोटल कंट्रीब्यूट करती हैं 40.27% ऑफ आईआईपी, ओके। बाकी की फिर जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन किसका होता है, 8 कोर सेक्टर्स का होता है। और इन 8 कोर सेक्टर्स में भी सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का होता है। सेकंड नंबर पर आती है इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड नंबर पर है स्टील, फोर्थ नंबर पर है कोल, फिफ्थ पर है क्रूड, सिक्स्थ नंबर पर आता है हमारा नेचुरल गैस, सेवंथ नंबर पर सीमेंट और लास्ट होता है फर्टिलाइजर्स। याद रख लीजिए, पूछा जा सकता है, आपको अरेंज करने को भी दिया जा सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज रिलेटेड विद राजा महेंद्र प्रताप सिंह। क्या कंटेस्ट है, क्यों राजा महेंद्र प्रताप सिंह न्यूज में आए हैं, तो देखिए रिसेंटली उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इन्हीं के नाम पर एक स्टेट यूनिवर्सिटी को खोला जाना है, ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्शन किया जाना है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, ओके। तो इसीलिए ये न्यूज में आ चुके हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह, इनका जन्म हुआ था हाथरस यूपी में 1886 में, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे मल्टीपल एरियाज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ये एक फ्रीडम फाइटर थे, एक रिवोल्यूशनरी थे, एक राइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे और इंटरनेशनलिस्ट थे, ठीक है ना। इंटरनेशनल लेवल पर भी जाकर इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। इन्हें 8 डिफरेंट लैंग्वेज का नॉलेज था और ये मल्टीपल रिलीजन को प्रैक्टिस किया करते थे। तो काफी ज्यादा डाइवर्स पर्सनालिटी थे, लिटरेट पर्सनालिटी थे, ओके। एजुकेशन के प्रमोशन के लिए इन्होंने अपना जो रेसिडेंस हुआ करता था मथुरा में उसको छोड़ दिया था, ठीक है, दान में दे दिया था। और उसी रेसिडेंस में प्रेम महाविद्यालय को बनाया गया जो कि कंट्री का पहला पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, ठीक है। तो इतना हाई लेवल का इनका एंथुजियाज्म हुआ करता था एजुकेशन के लिए। लेटर ऑन इन्होंने कंट्रीब्यूट किया फ्रीडम स्ट्रगल में, महात्मा गांधी के कैंपेन से ये जुड़े साउथ अफ्रीका में जाकर, ठीक है। इन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया, कहां पर, काबुल में, आज का जो अफगानिस्तान है वहां पर इन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी चलाई, बागे बाबुर कर कर, ठीक है। और अपने आप को वहां का प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया। और जो भोपाल के मौलाना बरकतुल्ला हुआ करते थे भोपाल के, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया इन्होंने अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, ठीक है। लेटर ऑन 1919 में ये व्लादिमीर लेनिन से भी जाकर मिले, ओके। उसके बाद फिर इन्होंने ये तिब्बत चले गए, वहां पर जाकर तिब्बत के दलाई लामा से मिले, ठीक है। तो इंटरनेशनलिस्ट ने इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत ज्यादा काम किया, ओके। फिर फाइनली ये इंडिया आ जाते हैं और इंडिया में महात्मा गांधी के साथ मिलकर हमारे इंडिपेंडेंट मूवमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। 1929 में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जहां पर ये वर्ल्ड फेडरेशन को लॉन्च करते हैं। यही वो वर्ल्ड फेडरेशन हुआ करती थी जो लेटर ऑन यूनाइटेड नेशन का रूप ले लेती है बर्लिन, ठीक है ना। वर्ल्ड फेडरेशन को कहां से लॉन्च किया गया था, बर्लिन में, ठीक है। इनके इन्हीं कामों को देखते हुए इन्हें 1932 में नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। इंडिया में ये पहले उन व्यक्तिज में हुआ करते थे, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो इन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को भी प्रपोज किया था, ठीक है। ये लोकसभा से चुने, मथुरा से चुने गए थे फॉर दी लोकसभा, अनअपोज्ड चुने गए थे, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और अनअपोज्ड भी चुने गए थे ये 1957 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हम अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि हुआ करता था सौन्य, जो कि है रिलेटेड विद सौन्य कैंपेन। देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि सौन्य कैंपेन किससे रिलेटेड है और किसने इसको लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा
किन के साथ मिलकर? तो रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर, ठीक है। सौर्य कैंपेन को लॉन्च किया गया। मकसद क्या है इसका? जीरो पॉपुलेशन डिलीवरी व्हीकल को प्रमोट करना इंडिया में, ठीक है ना। बस ये इसका मकसद है, किसने लॉन्च किया, इसको याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में। हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना, फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का क्या काम होता है? तो देखिए ये है हमारी अर्थ। ओजोन लेयर एक अम्ब्रेला के की तरह काम करता है और ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करता है किससे? हार्मफुल रेज ऑफ सन, जो कि सन से जो भी हार्मफुल रेज आती हैं, जो भी यूवी रेज आती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है ओजोन लेयर, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट होती है ये। बट लेटर ऑन जो डेली यूज में हम चीजें लेते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हुआ या फिर दूसरी चीजें हुई, एसी हुआ, इनसे क्या रिलीज होती है? सीएफसी रिलीज होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होती है। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ये क्या करती है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का काम करती है, ठीक है ना, ओजोन को डिप्लीट करने का काम करती है। ओजोन होता क्या है? तो ओजोन जो है वो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलकर ओजोन को बनाते हैं। सीएफसी क्या करती है? इस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन कर देती है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्लस अ सिंगल ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन जिसे बोला जाता है। इस तरह से कुछ ब्रेक डाउन कर देती है ये किसे? ओजोन को। तो हमारे ये जो ओजोन लेयर है वो ब्रेक हो जाती है, बारीक हो जाती है, पतली हो जाती है जिसे कहते हैं, ठीक है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर से बोला जाता है। तो इसी को देखते हुए क्या किया गया? ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में, वहां पर सभी देशों के लोग मिलते हैं और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या बोला गया कि हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेंगे। कब आया था ये? तो 1939 में 1987 में इसको लेकर आया गया था, ठीक है। और सभी कंट्री ने, ऑलमोस्ट सभी कंट्री ने इसको उस टाइम पर साइन किया था और बात की गई थी कि हम 99% ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स को क्या कर देंगे? फेज आउट कर देंगे, यानी कि इनका यूज करना बंद कर देंगे। जो कि हम केमिकल्स, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर में जो सीएफसीज का यूज करते हैं, इनको हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। फिर रिसेंटली 2018 में ओजोन डिप्लीशन जो है, इसकी एक असेसमेंट किया जाता है और यहां पर पता चलता है कि ओजोन लेयर हैज रिकवर्ड एट द रेट ऑफ 1 to 3% पर डिकेड सिंस 2000, ठीक है। तो रिकवर हो रही है अब ओजोन लेयर हमारी दोबारा से। उसका जो गैप था, उसमें जो होल क्रिएट होता है, वो जो होल है वो फिलअप होना स्टार्ट हो गया है, ओके। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लीगलाइज करने के लिए कन्वेंशन साइन की गई, जिसे वियना कन्वेंशन बोला जाता था। और वियना कन्वेंशन पहली ऐसी ट्रीटी बनी यूनाइटेड नेशन की जिसे यूनिवर्सल रेक्टिफिकेशन मिला। कब? 2009 में, यानी कि इकलौती ऐसी ट्रीटी है जिसे सभी कंट्रीज ने रेक्टिफाई किया है। वियना कन्वेंशन कब बनती है? तो 1985 में बनती है, ओके। इसी कन्वेंशन में एक अमेंडमेंट किया जाता है जिसे हम किगाली अमेंडमेंट के नाम से भी जानते हैं, जो कि रवांडा में है किगाली, वहां पर अमेंडमेंट किया जाता है। और क्लोरोफ्लोरो सीएफसीज को ऐड किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये भी केमिकल्स होते हैं, इनको ऐड किया गया किसमें? किगाली अमेंडमेंट में, ठीक है। तो इसे भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक अमेंडमेंट कर ऐड कर दिया गया। इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल, ठीक है। यह है इस बार का प्रोटोकॉल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मोटो, थीम, इस बार की थीम बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि ब्लैक टाइगर से रिलेटेड है। क्या कंटेस्ट है? रिसेंटली एक ब्लैक टाइगर देखा गया है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, ठीक है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो उड़ीसा में है। यहां पर ब्लैक टाइगर एक्चुअली में पूरा कंप्लीट ब्लैक टाइगर नहीं है, इस तरह से आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो टाइगर है, इसकी जो स्ट्रिप्स हैं वो ब्लैक कलर की हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रिप्स, इस प्रकार के टाइगर को सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में नोटिस किया गया और अब साइंटिस्ट ने इस रीजन को, इस मिस्ट्री को रिजॉल्व कर लिया है कि क्यों ये टाइगर जो है वो ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स में देखने को मिलता है। तो देखिए इसके पीछे रीजन क्या है। एक जीन होता है, एक जीन म्यूटेशन हम जिसे बोलते हैं, वो इसकी वजह है। जीन म्यूटेशन आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस जीन के कारण इसकी जो स्ट्रिप्स हैं
वो ब्लैक हो जाती हैं। और ये जीन म्यूटेशन क्यों होता है, तो उसके पीछे रीजन बताया गया है जियोग्राफिकल आइसोलेशन। होता क्या है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में जो भी टाइगर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, यानी कि आसपास के जो एरियाज हैं, आसपास के जो फॉरेस्ट है, वहां के फॉरेस्ट से इनकी इंटरब्रीडिंग नहीं हो पाती है, ठीक है ना, आपस में ही इनकी इंटरब्रीडिंग होती है, जिसके कारण क्या होता है, इस प्रकार के जीन म्यूटेशंस हमें देखने को मिलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो टाइगर्स इंटरब्रीड करते हैं या फिर आपस में ही इंटरब्रीड करते हैं, वो बहुत प्रोन हो जाते हैं एक्सटेंशन के, ठीक है ना, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही वो एक्सटेंट हो सकते हैं। तो इंटरब्रीडिंग एक सही तरीका नहीं है, ठीक है ना, बाहर टाइगर्स का जो है आसपास के एरियाज के टाइगर्स के साथ भी उनकी मीटिंग होनी चाहिए। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है इसे डिक्लेयर किया गया था एज अ टाइगर रिजर्व इन 1956। ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ऐड कर दिया गया 1973 में, ओके, और इसे डिक्लेयर किया गया है बायोस्फीयर रिजर्व बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1994, ठीक है। फिर इसे यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर के अंदर भी ऐड कर लिया गया 2009 में, ओके। लोकेशन कहाँ पर है, तो उड़ीसा में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट्स में ये बिलोंग करता है। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि AUKUS ग्रुपिंग से रिलेटेड है। ये क्या है, तो ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, यानी कि 3 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं इस ग्रुपिंग की। कौन कौन सी कंट्रीज है, तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, USA है और UK है। ये 3 कंट्रीज का ग्रुप है, ठीक है। सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। क्या मेजर हाईलाइट होने वाले, तो इनका अरेंजमेंट इज द शेयरिंग ऑफ US न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आपस में जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसकी टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए इस ग्रुपिंग को क्रिएट किया गया है। दैट्स इट, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बट स्टिल आपको याद होना चाहिए कि पता होना चाहिए कि वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर क्या सिनेरियोस हो रहे हैं, ओके। सो गाइस, ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।